अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाल ही में पंजाब कॉलेज में एक बड़ा सानहा होता है और गवर्नमेंट उसकी तरदीद भी कर रही है, बहुत से धड़े भी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास उसकी कोई तस्दीक या तरदीद करने का कोई मेरे पास ज़रिया तो नहीं है। मगर उसके अलावा भी अगर आप देखें, तो जिनसी ज़्यादती के केसेस पाकिस्तान में हर साल में कितने होते हैं? तकरीबन 7,000। और जो कि एक छोटा फिगर इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में हमें पता है कि 90% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, कभी रजिस्टर ही नहीं हो पाते। इंडिया की अगर आप रेशो निकाल के देखें तो इंडिया में पर डे एक दिन के हिसाब से 90 केसेस रजिस्टर होते हैं। और ज़ाहिर है उनका भी मुआशरती ढांचा कुछ हमारे किस्म का ही है। तो ऐसे सोशल फैब्रिक में 90% केसेस वहाँ पे भी रजिस्टर नहीं होते। और फिर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हमें मिसाल दी जाती है कि बड़ा आला कानून है और ये है और वो है, सज़ाएँ नाफ़िज़ की जाती हैं, वहाँ भी इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। आप हैरान होंगे इस बात पे। तो ये चीज़ खाली शायद सज़ा के साथ भी नहीं है रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी रेप होता है, 2 धड़ों में चीज़ें तक़सीम हो जाती हैं कि एक कि फांसी दे दो, कत्ल कर दो, चौराहे पे लटका दो। वो सारी बातें तो हैं ही हैं, सज़ा तो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है ना, वो तो होनी ही होनी है। जबकि दूसरे धड़े में जो अवाम बढ़ती है, वो उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देती है कि खातून ने पहना हुआ क्या था, वो बाहर किसके साथ निकली थी, उसको निकलने की ज़रूरत ही क्या थी, वो मोटरवे पे क्यों आई, वो फलानी जगह पे क्यों आई। तो ये तो एक खैर तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, लेकिन जो पहला धड़ा है, उसको भी अगर देखा जाए तो सज़ा ही कोई खाली इसका हल नहीं है। कहीं न कहीं हमारी ओवरऑल सोसाइटी में हमारी थॉट्स इस तरह की इन्ग्रेन्ड हो चुकी है, इतनी परमानेंट हो चुकी हैं कि शायद कहीं न कहीं वो इस चीज़ का बायस बनती हैं। क्योंकि ज़ैनब कत्ल केस में आपने देखा, सबसे मशहूर पाकिस्तान का इस तरह यही इंसिडेंट था इस मामले में। तो फांसी दी गई, चोर को फांसी भी दी गई और मुजरिम को, मगर उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के केसेस में कोई कमी आई हो, कसूर में इस तरह के हादसात हुए, सज़ाएँ भी हुई, पर वो कमी नहीं आई। तो सज़ा तो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है, मगर हमें सबसे पहले अपने थॉट पैटर्न्स ठीक करने हैं। कैसे? 1956 में एक मूवी आती है, द फॉरबिडन प्लैनेट। उसमें डॉक्टर मॉर्बियस नाम का एक कैरेक्टर होता है, जो कि एक ऐसी मशीन उसको मिलती है, जो जो भी उसके लाशोर में जो सोच होती है, वो उसको मैनिफेस्ट करती है। जो उसका किसी से जेलसी होती है, जो किसी से वो थ्रेट महसूस करता है, वो मशीन उस पे अमल करने लग पड़ती है, जाके उसको मार देती है। आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता-आहिस्ता वो पूरे प्लैनेट की आबादी खाली कर देता है और 20 साल बाद ज़मीन से एक और स्पेसशिप भेजी जाती है चीज़ें कन्फर्म करने के लिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो पता ये वो उन पे भी मशीन अटैक करती है और वो पहले ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जो डॉक्टर मॉर्बियस है, उसके सबकॉन्शियस की मैनिफेस्टेशन हो रही है इस मशीन में और इसकी वजह से हर एक को वो मार रहा है। जो मशीन ने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, वो इसको सबको मार रहा है। तो पहली दफ़ा डॉक्टर मॉर्बियस को ये बात रियलाइज़ होती है कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, वो कितनी डेंजरस चीज़ है और वो अगर हम उसके मुताबिक एक्ट करने लग पाए तो सोसाइटी में कितनी मतलब खतरात पैदा हो सकते हैं। ये मतलब आज से 60-70 साल पहले उस फ़िल्म के क्रिएटर ने कितना पावरफुल मैसेज दिया कि हमारी जो थॉट्स हैं, वो बेसिकली कल्प्रिट होती हैं हमारे एक्शन से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा एक्शन तो उसको फ़ॉलो कर रहा होता है। जितने भी आपको पीछे हिस्ट्री में रेसिज़्म के वाक़यात मिलते हैं, या हिंदुस्तान में भी बड़ी बिरादरी अगर किसी छोटी बिरादरी को कह लें कि मारती-पीटती रही है या ज़ुल्म-ज़्यादती करती रही है, तो उसकी मेन वजह तो उनकी थॉट थी ना कि वो उनको मेंटली इंफीरियर लोग समझते थे। अपने दिमाग में उनकी थॉट इस तरह की थी कि ये इंफीरियर लोग हैं और बाकी चीज़ें उनकी सोच को मैनिफेस्ट करती थी, बाकी उनकी जुल्म और ज़्यादतियाँ सारी। तो सबसे बड़ा मसला उनकी सोच के साथ था। इस तरह हमारी सोसाइटी में भी सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारी सोच के साथ है, जो कि इन चीज़ों का बायस बनता है आगे जाके। जिसमें सबसे पहले मैं देखें, इसमें अगर हम ये इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है कि अगर हम बोलें कि कोई एक वजह है, तो वो मुश्किल हो जाता है कहना, या किसी एक्यूरेट इशू को पिन पॉइंट करना कि इसकी वजह से सब हो रहा है, ये भी मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ इसकी फैसेट्स हैं जिसको देखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। उसके बाद भी आप शायद ये ना कह सकें कि हमने हर चीज़ कवर कर ली, शायद हम कुछ 10%, शायद कुछ 20% ही कवर कर पाएँ, मगर एटलीस्ट कुछ जानना चाहिए इन बारे में। आप जो ये चैनल देख रहे हैं, वो हमने पैरेलल एक सीरीज़ भी इस पे चल रही है, जेंडर इश्यूज़ पे, जिस पे ये बात मैंने की थी कि सबसे प्रॉब्लमैटिक इश्यू ये है कि हमने जो इसके साथ एक इज़्ज़त का लेबल अटैच कर दिया है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि खातून को पैट्रियार्कल कल्चर में सिर्फ़ एज़ ए सेक्सुअल टूल देखा जाता है, तो फिर उसकी इज़्ज़त ही सिर्फ़ इस बेस पे, उसकी सारी वैल्यू ही इस बेस पे कन्फ़ाइन होके रह जाती है। और जब उसकी इस्मत दरी हो जाए, इस तरह का वाक़या हो जाए, तो क्योंकि मर्द की इज़्ज़त सिर्फ़ थी ही इस हवाले से उसके लिए, तो वो कहता है कि जी इसकी तो इज़्ज़त लुट गई। और ये चीज़ें सालों-साल से नॉर्मलाइज़ की गई, हमारी मूवीज़ के थ्रू नॉर्मलाइज़ की गई, हमारी राइटिंग के थ्रू नॉर्मलाइज़ की गई और 90% मूवीज़ में भी यही दिखाया गया है, खातून इसके बाद खुदकुशी कर लेती है। तो ये चीज़ आपने नॉर्मलाइज़ कर दी कि वाक़ई ये कोई इसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई।
हालाँकि इस चीज़ का इज़्ज़त से कोई कनेक्शन दूर-दूर का भी नहीं था। उल्टा उसकी इज़्ज़त तो और बढ़नी चाहिए थी कि एक ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की सर्वाइवर है वो, और उसके बाद भी अगर वो अपनी सारी चीज़ें इंटैक्ट रखे हुए है, तो उसकी तो इज़्ज़त एलिवेट होनी चाहिए थी बजाय ख़त्म होने के। अब ये सबसे प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि रेप हमेशा वहीं पे होता है जहाँ पे पावर डायनामिक्स में एक तबका इंफीरियर हो, और जो मुजरिम है उसको पता हो कि ये कोई एक्शन नहीं ले सकता, या ओवरऑल सोसाइटी मुझे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती। यही वजह है कि ज़्यादातर हरासमेंट के केसेस आपके करीबी रिश्तेदारों की तरफ से होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कोई क्या ही बिगाड़ लेगा रिश्ता बचाने के लिए। तो ये जो खामोशी इख्तियार की जाती है उसकी एक वजह तो रिश्ता बचाना तो है ही है। 90% केसेस में उसकी वजह ये है कि सोसाइटी उसको फिर काबिल इज़्ज़त नहीं समझती, और ये मेन रूट कॉज़ है जिसकी वजह से 90% केसेस जन्म लेते हैं, क्योंकि मुजरिम को पता है कि अगला चुप हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी इज़्ज़त पे सवाल आएगा और वो मैं करके निकल जाऊँगा। तो सबसे बुनियादी इश्यू देखा जाए तो कहीं न कहीं ये है। अच्छा, फिर जो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू की जाती है और कहा जाता है कि ये ख़वातीन के फ़हाशी की वज़ह से ये हो रहा है, ये भी उतना ही बड़ा प्रॉब्लमैटिक इश्यू है। क्योंकि अगर आप देखें हमारे मदरसे पिछले दहाइयों से इसी वज़ह से नोटोरियस है, इसी वज़ह से बदनाम है कि यहाँ पे बच्चों को इस चीज़ का सुबह-शाम निशाना बनाया जाता है। वहाँ तो कोई फ़हाशी का सवाल नहीं है ना, जानवरों के साथ तो कोई फ़हाशी का सवाल नहीं है। पाकिस्तान में क्या बाहर भी आपने बहुत से इंसिडेंट्स देखे होंगे, गधों के साथ, बकरियों के साथ, हर चीज़ के साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। तो वहाँ भी ना कोई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का सवाल है, ना ही कोई वहाँ पे इस तरह का सवाल है फ़हाशी का। यहाँ तक कि नेक्रोफिलिया जिसको आप बोलते हैं, जो मुर्दों के साथ ये बात की जाती है। मैं 2013-14 में एआरवाई पे ये शो आया था, जिसमें वो मुझे आज भी फ़िगर याद है, वो बंदा कहता है कि मैंने 39 ख़वातीन मुर्दा औरतों के साथ ज़िना किया है, और मेरी तो सिटी गुम हो गई है देख के कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में एग्ज़िस्ट भी करती है। तो वहाँ भी, और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी जहाँ तक ताल्लुक है, उसको क्या ही सेक्सुअल प्लेज़र उससे मिला होगा। तो इस चीज़ के साथ जोड़ना भी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। देखें, हिस्टोरिकली इस चीज़ की बहुत सी वजूहात में सबसे मेन वजह जो रही है, अपनी डोमिनेंस की असर्टेशन, कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, मैं तुमको डोमिनेट कर सकता हूँ, तुम मेरे आगे पावरलेस हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस एश्योरेंस के 90% इस तरह के केसेस हिस्टोरिकली जन्म लेते रहे हैं। आप जम्मू में उठा के देख लें, बादशाह कितनी-कितनी लोनियाँ बनाता था जम्मू में, और कितना इस्तेसाल, जिनसी इस्तेसाल किया करता था नई ख़वातीन का। हालाँकि उसको कोई ख़वातीन की कमी नहीं थी होती। 3-3 सौ, 4-4 सौ कनीज़ें तो उनकी वैसे भी हुआ करती थी। तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का कोई सवाल नहीं था, ये सवाल था अपनी डोमिनेंस को एश्योर करने का, अपनी ताकत को एश्योर करने का। 2 लोगों की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले वो क्या गाली देते हैं, मैं तेरी बहन हूँ ये, या मैं तेरी माँ हूँ ये कर देंगा। उसकी वजह भी क्या होती है कि वो मैसेज ये दे रहा होता है कि तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हारी सोसाइटी में जो तुम्हारे लिए सबसे काबिल इज़्ज़त चीज़ है, मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ और तुम उसके आगे हेल्पलेस हो। तो इसमें भी कोई मतलब सेक्सुअल पहलू तो नहीं है, ना ही कोई प्लेज़र का पहलू है। इसमें वही डोमिनेंस वाली गेम है। अच्छा, अब कहना कि खाली यही पहलू है, ये भी गलत होगा। इसमें और बहुत से एस्पेक्ट हमारे, एक तो जो हमारे पैट्रियार्कल कल्चर में एक जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, और उसमें वो जो एक सेल्फ एंटाइटलमेंट है कि ख़वातीन तो पैदा ही मर्दों को सर्व करने के लिए हुई हैं। अब उसमें वो क्योंकि अपना पैदाइशी हक समझते हैं, तो वो ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको लगता है ये तो हमारी जूती के नीचे रहने के लिए पैदा हुई है, इसने कैसे इनकार कर दिया। आप ये साइकी एसिड विक्टिम में देख सकते हैं, जो तेजाब फेंक देते हैं खवातीन पे। में ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि कहीं ना कहीं से उनको इनकार हुआ होता है, और वो अपना एग्रेशन इस पे निकालते हैं कि इसकी जरूरत मुझे इनकार करने की। तो ये हमारी थॉट का मसला है, हमारी सोच का मसला है, जो ये एक्शन उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और इस सोच को ही चैलेंज करना सबसे पहला बुनियादी ज़रूरत है। वरना जब तक आप सोच को नहीं करेंगे, आपके ख्याल में कत्ल-वारत करने से या सज़ाएँ देने से ही मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, इंसान की नफ्सियात ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ़ डर के खौफ से चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट हो। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़लज़ले में मुझे याद है इतना खौफ़-ओ-राज़ फैला हुआ था, और उसके दौरान जितनी लूट-मार हुई शायद ही कभी हुई हो। या दूसरे बड़े पैमाने पे जम्मू में आप देखें, कौन लूट-मार से बाज़ आया? बड़े पैमाने पे कत्ल-वारत होती रही, कोई उस वक़्त भी लूट-मार से बाज़ नहीं आता। तो सज़ा तो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है, पर सबसे ज़्यादा हमें अपनी मेंटालिटी ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप शाखें काटते रहेंगे और दरख्त को नहीं काटेंगे, तो वो तो जड़ फिर से निकल आएगी। मेन वजह तो ये है ना कि आपने जड़ से ख़त्म करना है, और रेडिकल फेमिनिस्ट का तो कहना भी ये है ना कि आपने रूट कॉज़ ख़त्म करना है, ना कि कॉस्मेटिक चेंजेज़ कर लेनी है ऊपर-ऊपर से, और मेन वजह वजह वहीं पर है। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है मेडोना होर कॉम्प्लेक्स। उसमें वैसे सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था, ये मुख्तलिफ थोड़ा-सा उसने बयान किया था, पर इसके मुख्तलिफ थियरीस्ट फ़र्क-फ़र्क इत्तलाकात एप्लीकेशंस करते रहे, और जिसमें
हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट के तहत ख़वातीन को या तो एब्सोल्युटली मेडोना के तौर पे, वो हज़रत मरियम बीवी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता था कि या तो एक बहुत ही पाकबाज़, बहुत ही इनोसेंट और जो एक उनके मतलब एक फैंटेसी है उसके मुताबिक की खातून, या तो वो एक बदकिरदार खातून है। ये वो एब्सोल्यूट बाइनरी, बीच की कोई राह ही नहीं है। खलीलुर रहमान कमर को आपने सुना होगा ना कि मैं खातून की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर जो खातून है, सही मानों में जो खातून है, इन बाज़ारी औरतों की नहीं। इस तरह ज़ाकिर नाइक का आपने रिसेंटली सुना होगा कि या तो आप जल्दी शादी कर लें या तो आपकी मर्ज़ी, आप बाज़ारी खातून बन के रह जाएँ। तो ये इसको मैडोना हॉर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि या तो आपके नतीजे में आपकी थॉट में वो इस बाइनरी पे है या उस बाइनरी पे है। बीच का कोई मामला नहीं है उनके लिए। और फिर वही सेल्फ एंटाइटलमेंट वाली बात भी इससे कनेक्ट होती है कि जब वो देखते हैं, उनको लगता है कि जो चीज़ मैडोना की कैटेगरी में नहीं फॉल कर रही, उसको तो वो किसी तरह से भी इस्तेसाल कर सकते हैं। वो तो बनी ही उनके इस्तेसाल के लिए, और ये शायद उनका कोई पैदाइशी हक है। कौन होता है उनको रोकने वाला, या वो कौन होती है उनको पूछने वाली? अच्छा, आप हैरान होंगे, मैं छोटा था, तकरीबन छठी जमात में होऊँगा, जेहलम में। तो कुछ ख्वाजा हज़रात थे, उनके साथ रेप होता है और वो जाके नहर में खुदकुशी कर लेते हैं। वजह क्या पता चलती है कि वो पुलिस के पास गए और पुलिस उनसे कहती है कि तुम्हारा तो काम ही ये है, तुम क्यों इतना बड़ा हवा बना रहे हो इसमें। और वो उनको ज़ाहिर बात है बहुत इससे इंसल्ट फील और जाके खुदकुशी कर ली। उससे भी प्रॉब्लमैटिक बात क्या है कि कई सारे छोटे लड़के, मतलब छठी क्लास के लड़के, वो ये बात कह रहे थे कि वाकई ये तो 50-50 रुपए पे बिकते हैं, तो इनको इतना ड्रामेटिक होने की क्या ज़रूरत थी कि जाके उन्होंने छलांग मार दी। अब देखें, छठी का बच्चा खुद से ये बातें मेरे ख्याल से नहीं सोच सकता। ये वो सोच है जो उसके मुआशरे ने इनकलकेट की है उसको, कि वही मैडोना वर्सेस हॉर कॉम्प्लेक्स, कि जो मैडोना नहीं है वो तो उसको आप जो मर्ज़ी कर लो, वो तो बनी ही इस काम के लिए है। और मैं तो छोटा था, मैं तो तब तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया, ये तो मुझे अब समझ आती है कि ये हुआ क्या था बेसिकली। और फिर एक जो एक हमारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जिसमें हम सोचते हैं कि अ, बड़ा मर्द ही वो है जो शायद ख़वातीन को बेला फुसला सकता है। फ़ेसबुक पे जब नई-नई आई थी तो बड़ा चैंपियन माना जाता था ऐसे लड़कों को, जो ख़वातीन को मैनिपुलेट कर सकें। यहाँ तक, अच्छा इससे भी मैं आगे जाऊँ, इससे भी मैं छोटा था, वो टीवी ज़ी स्माइल एक इंडिया का चैनल होता था। उसपे एक लव गुरु नाम का शो हुआ करता था। उसमें एक बंदा आता था और वो तरीके बताता था कि ख़वातीन को कैसे मैनिपुलेट करना है। और वो इस तरह की बातें, ख़वातीन की तो ना में भी हाँ होती है, और आपने गिव अप नहीं करना, और आपने ये हथकंडे अपनाए जाने, और आखिरकार वो आपके जाल में ट्रैप हो जाएगी। उनको समझना मुश्किल होता है, वो बेसिकली चाह वो भी यही रही होती है। तो इस तरह की प्रोडक्शन जब आप देखते हैं ओवर द ईयर, तो ये चीज़ें आपके एटीट्यूड को नॉर्मलाइज़ करती रहती हैं, और आपको लगता है कि वाक़ई शायद कि वो चाह ही यही रही है कि मुझसे, और वो मुआशरे की वजह से बैठी हुई है और मेरा हक है कि मैं उस पे कर पड़ूँ। कितने इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जिसमें जब उनके इंटरव्यू होता है, उन्होंने बोला कि ये मुझसे बात करने आई क्यों थी? तो बात करने का ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे कुछ तरह की चीज़ डिमांड कर रही थी। तो ये इन प्रोडक्शन के असरात, जो इस तरह के शोज़ के, इस तरह की बातों के असरात, और शोज़ ना भी हों तो थड़ों पे भी तो बैठ के इस तरह की बातें होती हैं। तो ये इधर से ये कुछ इश्यूज़ काफ़ी सारे फूट रहे होते हैं। अच्छा, फिर कुछ सैडिस्टिक किस्म के रेपिस्ट होते हैं जो वैसे ही दूसरे को तकलीफ दे के खुश होते हैं। और वो, अगर आप इसको जिनसी इस्तेसाल के अलावा भी देखें तो बहुत सारे इंसान की नफ्सियात होती है किसी को तकलीफ दे के खुश होना। चलते फिरते आपने देखा होगा, बिल्ली को ठुड्डा मार दिया, कुत्ते को लात मार दी, उसकी क्या वजह होती है? कुछ इंसानों की नेचर ही इस किस्म की होती है कि वो अगले को तकलीफ दे के, और तकलीफ देखने के पीछे, फिर देने के पीछे फिर वही डोमिनेंस और पावर की लेस होने की जो वजह है, कार फरमा होती है कि वो उस बंदे को देख रहे होते हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारे साथ वैसे भी तुम्हें टीज़ कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ सिंपल इस तरह के लोग होते हैं जो वैसे ही ये इस तरह का इस्तेसाल करते हैं ताकि अगले को टीज़ कर सकें, और वो ये नहीं सोचते कि उसको कितने किस्म के कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स इसके साथ क्रिएट हो सकते हैं। उसकी ज़िंदगी पूरी स्ट्रेस में गुज़र सकती है, ट्रॉमा में गुज़र सकती है, और वो हल्के से मोमेंटरी प्लेज़र के लिए इस तरह का काम कर गुज़रते हैं। कहीं न कहीं ये जो डार्क वेब आप सुनते होंगे इसके बारे में, उसके पीछे भी यही मेंटालिटी है। लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ़ें देना, कत्ल करना, कत्ल तक नौबत, एक ब्लू व्हेल गेम आई थी, आपने देखा होगा, उसमें लोगों को कत्ल करवा देते थे वो। तो मेन नफ्सियात क्या थी? मेन नफ्सियात यही थी कि मैं तुम्हारी लाइफ़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इस पे डोमिनेंट हूँ, तुम वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और इस तरह से टीज़ करके वो एक ख़ास तौर की ख़ास तरह की हिस्सी हिस्सी नोई की सैटिस्फैक्शन हासिल करते थे। अजीबो-गरीब इसमें, अच्छा सच्ची बात बताऊँ तो बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जिनकी मैं कोई तोज़ी नहीं कर पा रहा हूँ, और इसका मैं एतराफ़ करता हूँ, और करना भी चाहिए हम सबको, क्योंकि ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं। अब पीडोफिलिया की सच्ची बात है, मुझे तो कोई समझ नहीं आई इसके पीछे क्या मंतिक है। वो इंसान कितना की ज़हनी मरीज़ होता है, या वो क्या चीज़ है जो उसको इस ऐसी चीज़ पे ट्रिगर करती है, या मुर्गों के साथ, मुर्गों तक के साथ ये न्यूज़ में आती रही है इस तरह के इंसिडेंट्स।
मुर्दों के साथ मैं तो सच्ची बात है इनको नहीं वो कर सका। अच्छा फिर इंसेस्ट के कितने केसेस आते हैं, उनको भी क्या ही बंदा उनकी तोजी करे, हर किसी की चीज़ की तो तोजी भी नहीं की जा सकती। अच्छा, फिर कुछ विंडिक्टिव रेपिस्ट होते हैं जो कि रिवेंजफुल एटीट्यूड की वजह से, उसमें कई दफ़ा किसी को इनकार हुआ होता है और वो उस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं किसी और जगह, या फिर कई दफ़ा क्या होता है किसी के साथ बचपन में इस तरह का इंसिडेंट हुआ होता है, तो जिससे पोस्ट स्ट्रेस डाइकोटमी क्रिएट होती है कि या तो वो एक्सट्रीमली एम्फेटिक हो जाता है या तो वो एक्सट्रीमली विलेन बन जाता है। मतलब इसके अलावा भी अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो दो तरह के रवैये जन्म लेते हैं ना, कि या तो वो बंदा हाईली इमोशनल हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं और किसी के साथ भी नहीं होने दूंगा, और कुछ इसका ऑपोजिट बन जाते हैं। ऑपोजिट बन के वो कहते हैं कि मेरे साथ तो अच्छा, ये दुनिया ही ऐसी है, इधर मैंने फिर सबके साथ ही ऐसे करना है। तो कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं। अब इनको भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, फिर जो हमारा एक बड़ा अजीबोगरीब मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको एड्रेस करने की बड़ा ज़रूरत है कि एक बड़ा मर्द है ही वो जो जिनसी तौर पे कोई बहुत ही कोई माफूकल फितरत चीज़ है। और यही वजह है ना कि आप दीवारों पे जगह-जगह देखते हैं ज़ुल्फ़िकार फार्मेसी की एड्स कि ये दवाई ले लें, वो दवाई ले लें, और जिनसी तौर पे आप पता नहीं कोई क्या कोई ऐसी कोई मावरा किस्म की मखलूक बन जाएँगे। तो ये जो हमने आइडियल डिज़ायरेबल मेल की जो डेफ़िनेशन की हुई है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। और गैंग रेप में मेरे ख़्याल में यही कार फ़रमा होती है कि वो एक आध होता है जिसकी कोई ऐसी फैंटेसी होती है, और बाकी सिर्फ़ पीयर प्रेशर में कि हम भी एक कोई बहुत बड़े मर्द हैं, ये साबित करने के लिए उसके साथ हो लेते हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। तो इस डेफ़िनेशन को भी ज़ाहिर-सी बात है चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको अगर एंड किया जाए, वजूहात तो बहुत सारी इसकी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न तो मैंने बोला ना यही थी कि जब भी मुजरिम को पता है कि मैं ये करके बच निकलूँगा, तभी वो ये काम करेगा। तो यहाँ पे रियासत का मकसद है। देखें, रियासत की बेसिक वजह ही प्रोटेक्शन थी, क्योंकि इंसान हंटर्स एंड गैदरर्स के दौर में तो कोई रियासत में नहीं रहता था। इंसान ने आहिस्ता-आहिस्ता ये देखा कि यार बहुत से इंसान हैं, वजह जो भी हो, वो अपने इरादे और इख्तियार का या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए उनको रियासत बनानी पड़ी। हालाँकि रियासत का उनको पता था कि वो टैक्स भी लेगी, वो पाबंदियाँ भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इसको चलाने में खतरा भी होगा। मगर क्या होगा? मगर हमारी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी पैसे का, माल का, ज़िंदगी का, जान का, इन सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो रियासत बनाने की मेन वजह ये थी। तो रियासत अगर इधर उल्टा ब्लेम करने लग पड़ेगी आपको, डीपीओ हम आपको आपके पुलिस वाले आके ये बात कहने लग पड़ेंगे, तो फिर आप इस चीज़ को कभी रोक ही नहीं सकते। क्योंकि यही तो चीज़ है जो थॉट ऐसी जन्म लेती है कि उसको पता है कि यार ये तो सारा मुल्क उल्टा इसके खिलाफ हो जाएगा। मीनार पाकिस्तान का वाक़या आपको याद होगा, कितने हैरेसमेंट के वाक़यात याद होंगे। मैं हैरान होता हूँ कि ये मेल शोविनिज़्म की इंतहा है कि सारे होके इसको अपोलोजेटिक हो जाते हैं उसके लिए, और सारे कह रहे होते हैं कि ये तो खातून की गलती थी। मीनार पाकिस्तान केस में आपको याद होगा ना, सारे कह रहे थे दिन दहाड़े कि ये टिकटॉक इधर करने क्या आई थी, वो तो अगर आई थी तो वो इनवाइट कर रही थी सबको कि इस तरह का हुआ जाए। बहुत सारे सियासतदानों से आपने इस तरह की बात सुनी। तो सबसे पहले तो रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। फिर हमारे जो अपने रवैये हैं उनके बारे में मैंने बहुत सी बातें की। सबसे बड़ी जो इसकी इज़्ज़त के साथ अटैचमेंट है, इसको कैंसल करना चाहिए खुदारा, क्योंकि इसके बगैर मेरे ख्याल में मसला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा खातून को डर ही ये होता है कि अगर मेरा नाम आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊँगी, और कई कई केस में रिश्ते तक नहीं आएँगे। तो इस वजह से वो खामोश रहती है, और जिस वजह से सबसे ज़्यादा शेम मिलती है मुजरिमों को कि वो इस तरह की एक्टिविटी करें। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग का, कि उसने कपड़े कैसे पहने थे, किसके साथ ही कहाँ थी। देखें, मुक़द्दस मकामात पे, खाना काबा में आप अगर इंटरव्यू उठा के देखें, कितनी ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट के केस हो चुके हैं। इससे पाक जगह तो कोई नहीं हो सकती। तो अगर उधर हज करने एक बंदा गया हुआ है, उधर वो बाज़ नहीं आ रहा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह की विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि खातून की वजह से था। और फिर वही बात मदरसों में, वहाँ तो कोई खातून नहीं थी। मुर्दे, उनमें तो कोई खातून नहीं था। अच्छा, खातून था भी तो वो एक मुर्दा है यार, कब्र में से आप उसको फाशी का तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं है, या जानवरों में इस तरह का कोई सवाल नहीं है। फिर साथ ही साथ आपके निसाब में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों को आपको बचपन से ये चीज़ें समझानी चाहिए कि देखें गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपकी फिज़िकल स्पेस में कोई एंटर नहीं हो सकता, किसको आपने कितनी लिबर्टी देनी है। आप ये जो रिश्ते बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें गवारा की जाती हैं, या लानत भेजें ऐसे रिश्ते पे जो मतलब आपका वो क्या रिश्तेदार है जो आपके बच्चे को हरास कर रहा है, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत। छोटे बच्चों को भी तो क्योंकि हरास किया जाता है ना, तो ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए आप अपने बच्चों की सारी ज़िंदगी को दाँव पे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निहायत अशद ज़रूरत है सॉर्ट आउट करने की। तो अगर जब तक ये ठीक नहीं होती, और सज़ा तो देनी ही देनी है रियासत ने, वो तो होना ही होना है। मगर ये सारे माइंडसेट जब तक एड्रेस नहीं होते, ये सारे इश्यूज़ जब तक एड्रेस नहीं होते, और अब रिश्ते के अलावा मतलब
इस पे मैं क्या ही बोलूँ कि आप जो भी इस तरह की तहरीकें उठती हैं, वो अजीब कोई मतलब शोविनिज़्म है इधर के, उनके खिलाफ इतनी नफ़रत फैलाई जाती है। अभी मेरा नया चैनल था, मुझे पता था कि इस तरह के 90% व्यूअर तो वैसे ही भाग जाते हैं ख़वातीन के इश्यूज़ पे। लेकिन फिर भी मैंने एक पूरी सीरीज़ इस पे की, जेंडर रोल्स पे, क्योंकि ये बातें इतनी नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं हमारे लिए कि ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई ख़वातीन के हकूक़ की बात करता है, सबसे पहले जी एंटी इस्लाम है। एंटी इस्लाम का मसला नहीं होता, ना ही इनको इस्लाम से कोई इतनी ख़ास मोहब्बत होती है इस तरह के मुजरिमों को। मसला क्या होता है कि पैट्रियार्कल कल्चर में उनके इतने सारे मफ़ाद उससे अटैच होते हैं कि वो इस्लाम की आड़ लेके उसके मज़हब के पीछे छुप के ये सारी चीज़ें जस्टिफ़ाई कर रहे होते हैं, और उसकी मुख्तलिफ़ इंटरप्रिटेशन को डिस्टॉर्ट करके, मुख्तलिफ़ मानी को, मुख्तलिफ़ टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट करके उससे ऐसे-ऐसे मानी अख़ज़ कर रहे हैं जो उनको सूट कर रहे होते हैं। तो ये सारे बेसिक इश्यूज़ हैं। चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।